Hi everyone, welcome to Nursing IQ. In the last video of pregnancy-induced hypertension, I have discussed about how we diagnosed hypertension in pregnancy as well as difference between preeclampsia and eclampsia, their risk factors, complications, some others important one-liners, and most important nursing implications. In this video, I will discuss about management of PIH as well as preeclampsia and eclampsia. So I will recommend पहले आप PIH पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, देन वॉच दिस वीडियो. आई हैव गिवन द लिंक ऑफ PIH पार्ट 1 इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, पहले एक बार ये देख लेते प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक का किस किस कॉर्नर से क्वेश्चन पूछा गया है. तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रीचार्ड रिजिम के बारे में, देन हाउ टू प्रिपेयर डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, हाउ टू चेक मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी. बहुत बार क्वेश्चन आया है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी कैसे चेक करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हाइपरटेंसिव ड्रग क्या क्या है, इंडिकेशन क्या है एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करने के लिए प्रेगनेंसी में, प्रायोरिटी नर्सिंग इम्प्लीकेशंस, देन डेफिनेटिव मैनेजमेंट एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट एंड सम वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट MCQs. एज वी नो PIH इज ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी, सो इसका स्क्रीनिंग भी हमें अच्छी तरह से करना है. और किस किस के लिए करेंगे, फॉर एवरी प्रेग्नेंट वोमेन. और कब करेंगे, हर एक एंटीनेटल विजिट में करेंगे. कैसे डिटेक्ट करेंगे PIH, एक तो BP चेक करेंगे हर एक एंटीनेटल विजिट में, दूसरा प्रोटीन यूरिया चेक करेंगे. और कैसे चेक करेंगे, बाय डिपस्टिक मेथड OPD बेसिस में. तो अगर किसी पेशेंट में हमें हाई BP मिलता है तब क्या करेंगे, तब एवरी एंटीनेटल विजिट में हम फीटल मूवमेंट को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे. मदर को बोलेंगे फ्रीक्वेंट रेस्ट लेने के लिए, साथ में ये भी बोलेंगे कि आप डेली घर जाके एटलीस्ट 2 टाइम्स फीटल मूवमेंट काउंट कीजिए. और कैसे करेंगे, सुबह एक बार खाने के बाद और रात को एक बार खाने के बाद लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोते हुए फीटल मूवमेंट काउंट करेंगे. और जब भी उसको फील होगा कि फीटल मूवमेंट कम हो रहा है, देन इमीडिएटली शी शुड रिपोर्ट द डॉक्टर. एंड फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करेंगे और साथ में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्टार्ट कर देंगे अगर चाहिए तो. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. तो PIH का मैनेजमेंट 2 तरह का होता है, एक तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट, दूसरा सिम्टोमेटिक. डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होगा, सी एज वी नो PIH होता क्यों है, क्योंकि प्लासेंटा में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए PIH हो रहा है. तो सिंपल है ना, डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होगा, आप प्लासेंटा का डिलीवरी कर दो. तो कहने का मतलब ये है अनटिल अनलेस आप प्लासेंटा का डिलीवरी करोगे ये PIH का सिम्टम्स परसिस्ट ही करेगा. तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर PIH विल बी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. और यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स एवर्शन नहीं है, इसका मतलब है आप डिलीवरी करवा दो, या फिर ऑप्शन पे लिखा होगा इंडक्शन ऑफ लेबर, या फिर डायरेक्टली डिलीवरी लिखा होगा, डिलीवरी. तो अगर कोई आपके पास माइल्ड प्रीएक्लाम्शिया लेके आए तब क्या करेंगे, तब 37 वीक्स तक हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे. जब भी 37 वीक्स हो जाए इमीडिएटली हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे. और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी करवा देंगे. बट इन केस ऑफ सीवियर प्रीएक्लाम्शिया अगर 34 वीक्स भी हो जाए ना तब भी डिलीवरी करवा सकते हैं. नेक्स्ट है इम्पेंडिंग प्रीएक्लाम्शिया, एक्लाम्शिया, या फिर ये PIH होगा, PIH ड्यू टू एब्रोप्शियो प्लासेंटा, या फिर अगर फिटल डिस्ट्रेस मिल रहा है देन इमीडिएटली हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज. हम ये नहीं देखेंगे कि जेस्टेशनल एज कितना है क्या है, इमीडिएटली डिलीवरी करवा दो बस. क्योंकि ऑब्स्टेटिक्स में मदर्स लाइफ इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन फीटस लाइफ. अगर कोई आपके पास हेल्प सिंड्रोम लेके आए तब क्या करेंगे, तब देखेंगे जेस्टेशनल एज. इफ जेस्टेशनल एज इज मोर देन इक्वल टू 34 वीक्स विल डू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट मीन्स डिलीवरी करवा देंगे. इफ इट इज लेस देन 34 वीक्स देन इंजेक्शन कोर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन. और किस लिए देंगे, फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए. और इंजेक्शन कोर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद 48 आवर्स वेट करेंगे, 48 आवर्स के बाद हम डिलीवरी करवा देंगे. तो PIH में मोड ऑफ डिलीवरी कैसा रहेगा, मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी ही करेंगे. बट इन ए केस ऑफ एक्लाम्शिया डू सिजारियन सेक्शन. ऑल्दो हम नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी ट्राई करेंगे, अगर 24 आवर में नहीं हुआ है देन ओनली विल डू सिजारियन सेक्शन. नेक्स्ट है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट. तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में BP कंट्रोल करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, और टू प्रिवेंट एंड ट्रीट कन्वर्शन मैग्नीशियम सल्फेट देंगे. नेक्स्ट, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने के लिए इंडिकेशंस क्या क्या होगा, एक तो BP मोर देन इक्वल टू 160/110 होगा, या फिर अगर BP परसिस्टेंटली 150/100 मिल रहा है देन ओनली वी विल स्टार्ट एंटी हाइपरटेंसिव. नेक्स्ट, व्हाट आर द एंटी हाइपरटेंसिव वी कैन यूज इन प्रेगनेंसी. फर्स्ट वन इज लेविटालोल, जो कि है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर. नेक्स्ट है हाइड्रालाजिन, मिथाइल डोपा, निफिडिपिन, नाइट्रोग्लिसरीन एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. तो these are the drugs we can use in pregnancy. And what are the antihypertensive that we can't use in pregnancy?
So contraindicated are ACE inhibitor, diuretics, beta blockers, diazoxide and ARB. ARB means angiotensin receptor blocker, जो कि है लोसर्टेन। एग्जाम्पल है लोसर्टेन। तो जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सो सम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एंटी हाइपरटेंसिव में पूछा जा सकता है। सर, सेफेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा है पीआईएच या फिर प्री एक्लाम्सिया में? दैट इज अल्फा मिथाइल डोपा। एंटी हाइपरटेंसिव ऑफ चॉइस इन केस ऑफ ओबर्ट हाइपरटेंशन या फिर क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, दैट ऑल्सो अल्फा मिथाइल डोपा। बट एंटी हाइपरटेंसिव ऑफ चॉइस अगर पूछे प्री एक्लाम्सिया या फिर पीआईएस में, दैट इज लेवेटालोल। एंटी हाइपरटेंसिव ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस, दैट इज आईवी लेवेटालोल। ड्रग ऑफ लास्ट रिसर्ट इन एसेंस हमारे पास लास्ट ड्रग यही है। सो ड्रग ऑफ लास्ट रिसर्ट इन पीआईएच या फिर प्री एक्लाम्सिया, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पीआईएस में सबसे खतरनाक कोई कॉम्प्लिकेशन अगर है, दैट इज एक्लाम्सिया। आप खुद ही सोचो, किसी नॉर्मल पर्सन में अगर कन्वल्शन आ जाए ना, दैट इज ओनली वेरी डेंजरस। व्हेयर इज इन एक्लाम्सिया पेशेंट, एक प्रेग्नेंट लेडी को कन्वल्शन आता है। तो नोटसेट में आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखने के लिए ना एक्लाम्सिया के केयर के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो जब भी कोई एक्लाम्सिया पेशेंट आपके पास आए तो फर्स्ट थिंग इज आप पेशेंट के साथ रहो। एंड द प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा? एआरओए मैनेजमेंट। एंड पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा दो। देन ऑक्सीजन स्टार्ट कर दो नेसल मास्क से। एंड इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट दे दो। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट के साथ साथ एंटी हाइपरटेंसिव जो कि है आईवी लेवेटालोल, लेवेटालोल इंजेक्शन आईवी लेवेटालोल दे दो। नेक्स्ट, चेक फॉर फीटल डिस्ट्रेस एंड प्रिपेयर पेशेंट फॉर डिलीवरी, क्योंकि एक्लाम्सिया पेशेंट में डेफिनेटिव मैनेजमेंट इज ऑलवेज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट के इंडिकेशंस क्या क्या है? फर्स्ट वन इज सीवियर प्री एक्लाम्सिया। तो सीवियर प्री एक्लाम्सिया से एक्लाम्सिया हो सकता है, तो इसीलिए अगर किसी में दिख रहा है कि उसको सीवियर प्री एक्लाम्सिया है, तब हम प्रिवेंशन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, इम्पेंडिंग एक्लाम्सिया। अगर किसी सीवियर प्री एक्लाम्सिया पेशेंट में कोई साइन एंड सिम्टम्स ऐसा मिल रहा है जिसे देखकर हमें पता चलता है कि आगे जाके उसको कन्वल्शन आएगा, देन वी कैन यूज मैग्नीशियम सल्फेट। थर्ड वन इज हेल्प सिंड्रोम। तो ये तीनों में जस्ट फॉर प्रिवेंशन के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। एंड ओनली फॉर एक्लाम्सिया जिसमें कन्वल्शन प्रेजेंट है, तब हम ट्रीटमेंट के लिए मैग्नीशियम सल्फेट यूज करेंगे। ऑल्दो मैग्नीशियम सल्फेट यूज करने से कन्वल्शन कम होता है, बट इट इज नॉट एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, नॉट एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? यह एक सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है। सी, एज यू नो, पीआईएस होता क्यों है? क्योंकि प्लासेंटा में कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है। इसके कारण से प्लासेंटा से वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज होता है। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज होते हैं। और हमें पता है प्लासेंटा में मैटरनल साइड एंड फीटल साइड होता है। तो मैटरनल साइड होते हुए ये मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो जाके ये क्या करते हैं? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और बीपी को बढ़ा देता है। तो अगर बीपी बढ़ता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इन ब्रेन, जिसके कारण से ब्रेन में हाइपोक्सिया होता है। और ये हाइपोक्सिया के कारण से एक्लाम्सिया पेशेंट में कन्वल्शन आता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या करते हैं? ये एक सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है। तो ये हमारे बॉडी में जाके वेसोडाइलेशन कज करेगा। और कहाँ करेगा? डायरेक्टली ब्रेन में करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट पेरिफेरी में काम नहीं करते। सेकेंड थिंग इज मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को ब्लॉक कर देता है, उसका एक्शन कम कर देता है। तो अगर किसी पेशेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चल रहा है तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट कॉशियसली देना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग अबाउट मैग्नीशियम सल्फेट जो आपको याद रखना है, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट का थेराप्यूटिक रेंज बहुत नैरो है। कितना है? 4 to 7। मतलब अगर मैग्नीशियम सल्फेट हमारे बॉडी में 4 to 7 तक रेंज में रहेगा, तब भी अच्छी तरह से ये काम करेगा।
अगर ये 4 से कम रहेगा अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, अगर 7 से ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तब ये टॉक्सिसिटी कर देता है। नेक्स्ट, नाउ प्रिचर्ड रिजिम। सी, एक्लाम्पसिया पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट देने के लिए इंडिया में जो रिजिम यूज होता है दैट इज प्रिचर्ड रिजिम। तो प्रिचर्ड रिजिम में हम क्या करते हैं, जब भी कोई एक्लाम्पसिया पेशेंट हमारे पास आते तो हम लोडिंग डोज देते एंड एवरी 4 आवर बाद हम मेंटेनेंस डोज देंगे। और कब तक देंगे, टिल 24 आवर्स आफ्टर लास्ट कन्वल्शन या फिर और टिल 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। तो लोडिंग डोज हम IM प्लस IV देते एंड मेंटेनेंस डोज ओनली IM देते। लोडिंग डोज में कितना मैग्नीशियम सल्फेट देते, 14 ग्राम्स। और ये 14 ग्राम्स हम कैसे देते, IM प्लस IV। IM में कितना देते, IM में देते 10 ग्राम्स एंड IV में देते 4 ग्राम्स। तो IM में जो 10 ग्राम्स देते इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 ग्राम्स ऑफ 50% मैग्नीशियम सल्फेट। नाउ हॉस्पिटल में जो मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दैट इज 50% मैग्नीशियम सल्फेट। और ये 2 ml एम्प्यूल होता है। तो 2 ml में ये 2 ml एम्प्यूल है और 2 ml में कितना ग्राम रहता है, 1 ग्राम। तो IM डोज में हमें कितना कॉन्सेंट्रेशन देना है, 50%। और लेबर रूम में मिलता भी है 50%। टोटल कितना ग्राम देना है, 10 ग्राम्स। तो अगर 1 एम्प्यूल में 1 ग्राम है तो हमें देना कितना है, टोटल देना है 10 ग्राम। और 10 ग्राम तब कितना एम्प्यूल होगा, 10 एम्प्यूल। और 10 एम्प्यूल में कितना ml मिलेगा, 10 एम्प्यूल में मिलेगा 20 ml। और ये जो 10 ग्राम है इसको 5 ग्राम हमें देना है राइट बटक में, 5 ग्राम देना है लेफ्ट बटक में। तो 5 एम्प्यूल देंगे राइट बटक में, 5 एम्प्यूल देंगे लेफ्ट बटक में। ये तो हो गया IM डोज। ये जो IV डोज होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, IV डोज का कॉन्सेंट्रेशन है 4 ग्राम्स ऑफ 20% मैग्नीशियम सल्फेट। तो IV डोज देने के लिए ये जो 50% मैग्नीशियम सल्फेट मार्केट में अवेलेबल है, मींस लेबर रूम में अवेलेबल है, इसको हमें 20% बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन IV डोज के ऊपर ही पूछते हैं। हाउ टू प्रिपेयर IV डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट IV डोज में कितना देना है 4 ग्राम्स। और 4 ग्राम्स जो देना है ये कितना कॉन्सेंट्रेशन का होना चाहिए, 20% मैग्नीशियम सल्फेट, 20% कॉन्सेंट्रेशन। मैग्नीशियम सल्फेट मिलता कितना कॉन्सेंट्रेशन का, लेबर रूम में मिलता है 50% कॉन्सेंट्रेशन का। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है 1 एम्प्यूल में कितना ग्राम होता है, टोटल 1 ग्राम होता है। और 1 एम्प्यूल में कितना ml, 2 ml। तो हमें देना है 4 ग्राम्स। तो कितना एम्प्यूल लेना चाहिए, 4 एम्प्यूल लेंगे। और इसमें कितना ml होगा, इसमें होगा 8 ml। तो ये जो 8 ml हम ले रहे हैं ये है 50%। बट हमें कितना कॉन्सेंट्रेशन का बनाना है 20% कॉन्सेंट्रेशन का। ये 20% कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनाना है, तो इसे बनाने के लिए हम 20 ml का एक सिरिंज लेंगे। इसमें से ये जो 8 ml मैग्नीशियम सल्फेट है इसको ले लेंगे पहले। तो 8 ml कितना होगा, 8 ml तक ले लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। तो 20 से अगर 8 ml मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया मैग्नीशियम सल्फेट, तो कितना बचा है 12। ये जो 12 ml है इसमें ले लेंगे हम NS, नॉर्मल सलाइन। अब ये बन गया 4 ग्राम्स ऑफ 20% मैग्नीशियम सल्फेट। तो अब ये 20 ml को धीरे धीरे हम थ्रू IV इंजेक्ट करेंगे। सो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि IM डोज बनाने के लिए तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम एम्प्यूल लेंगे और थ्रू IM पुश कर देंगे। बट IV डोज 20% बनाना पड़ता है, इसीलिए मैक्सिमम चांसेस है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज देखने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा, लोडिंग डोज हम कैसे देते, IM देते एंड IV देते। बट ये जो मेंटेनेंस डोज है एवरी 4 आवर वाली, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो ये हमें देना है 5 ग्राम्स, एवरी टाइम 5 ग्राम्स देना है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 50% मैग्नीशियम सल्फेट, 50% कॉन्सेंट्रेशन होगा। और कैसे देंगे, ऑल्टरनेटिव बटक्स में, ऑन ऑल्टरनेटिव बटक्स
तो एक बार राइट बटक में देंगे और एक बार लेफ्ट बटक में। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो सपोज कोई पेशेंट आपके पास एक्लाम्सिया लेके आपके पास आया है और आपने 12 बजे वो पेशेंट आपके पास आया है, तो 12 बजे आपने लोडिंग डोज दे दिया। तो एवरी 4 आवर वाली आपको मेंटेनेंस डोज देना है, तो 4 बजे आपको मेंटेनेंस डोज देना है। और कैसे देंगे? फर्स्ट टाइम अगर आपने राइट लेफ्ट में बटक्स में दिया, देन 4 आवर बाद मीन्स रात 8 बजे लेफ्ट बटक्स में देंगे, देन अगेन रात 12 बजे राइट बटक्स में देंगे। ऐसे करके देना है आपको। आई होप प्रीचार्डिज्म आपको अच्छी तरह से समझ आया। नेक्स्ट सी, मैग्नीशियम सल्फेट का जो थेराप्यूटिक लेवल है ये बहुत नैरो है। लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था। तो मैग्नीशियम सल्फेट का थेराप्यूटिक रेंज क्या है? 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका क्या मतलब है? तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट पेशेंट के बॉडी में 4 to 7 के बीच में है, देन इट वर्क्स प्रॉपरली। बट अगर मैग्नीशियम का लेवल 4 से कम है तो ये अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, और अगर 7 से ज़्यादा है देन इट विल शोज टॉक्सिसिटी। तो इसीलिए जब भी हम मेंटेनेंस डोज देंगे ना, हर टाइम 3 चीज़ चेक करना पड़ता है। सो बिफोर गिविंग एवरी मेंटेनेंस डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ऑलवेज चेक फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी बाय नी जर्क रिफ्लेक्स, यूरिन आउटपुट और रेस्पिरेटरी रेट। नी जर्क रिफ्लेक्स को और क्या कहते हैं? पटेलर रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट है तो इट्स नॉर्मल। यूरिन आउटपुट मोर देन इक्वल टू 30 ml पर आवर है तब ये नॉर्मल, या फिर रेस्पिरेटरी रेट 12 या 12 से ज़्यादा है, दैट इज नॉर्मल। बट नी जर्क रिफ्लेक्स इफ इट इज एब्सेंट दैट इज एबनॉर्मल, एंड यूरिन आउटपुट इफ इट इज लेस देन 30 ml दैट ऑल्सो एबनॉर्मल, और रेस्पिरेटरी रेट अगर लेस देन 12 बीट्स पर ब्रेथ पर मिनट दैट ऑल्सो एबनॉर्मल। सो अगर ये तीनों चीज़ नॉर्मल है तब भी हम मेंटेनेंस डोज देंगे। गिव मेंटेनेंस डोज। अगर तीनों चीज़ नॉर्मल है तब हम मेंटेनेंस डोज देंगे। बट अगर ये तीनों में से एक भी एबनॉर्मल है, ओनली वन इफ इट इज एबनॉर्मल, वी विल विदहोल्ड। डोंट गिव मेंटेनेंस डोज। इसको हम विदहोल्ड करके रखेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास 12 बजे एक्लाम्सिया लेके आया है, तो आपने लोडिंग डोज दे दिया। तो मेंटेनेंस डोज आपको कितना आवर बाद देना है? 4 घंटे बाद देना हो। तो 4 घंटा कब होगा? 4 बजे होगा। 12 बजे पेशेंट आया था, 4 बजे। तो 4 बजे आप जाके तीनों चीज़ चेक करोगे। अगर तीनों नॉर्मल है तब मेंटेनेंस डोज देना है, मतलब 4 बजे हम मेंटेनेंस डोज देंगे। अगर इनमें से एक भी एबनॉर्मल है देन 4 बजे हम मेंटेनेंस डोज नहीं देंगे। नेक्स्ट फिर 4 घंटे बाद आएंगे। कितने बजे? 8 बजे आएंगे। 8 बजे आके देखा कि अभी भी ये तीनों में से एक एबनॉर्मल है, मतलब एक एब्सेंट है, या फिर 2 एब्सेंट 3 एब्सेंट, मतलब तीनों में से अगर एक भी एब्सेंट है हम विदहोल्ड करके रखेंगे। तो 8 बजे भी नहीं देंगे। फिर 12 बजे आएंगे। 12 बजे आके देखा है कि तीनों नॉर्मल है, तब हम मेंटेनेंस डोज देंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द साइंस ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी? फर्स्ट वन इज एब्सेंट पटेलर रिफ्लेक्स, एंड दिस इज द फर्स्ट साइन। और कब हमें मिलेगा एब्सेंट पटेलर रिफ्लेक्स? अगर मैग्नीशियम का लेवल बॉडी में 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा है, तब हमें मिलेगा। सेकेंड वन इज डायाफोरोसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग मिलेगा, स्लार्ड स्पीच, देन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट मिलेगा, एंड लास्ट वन इज कार्डियक अरेस्ट। बट रिमेंबर, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट इज नॉट ए साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए हमें यूरिन आउटपुट देखना है। सो मैग्नीशियम सल्फेट जो है दैट इज एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। तो अगर किसी पेशेंट का किडनी खराब है, मतलब ये एक्सक्रीट नहीं होगा बॉडी से, इसके कारण से मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होने का चांस ज़्यादा है। तो इसीलिए हम बार बार चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट कम है तब नहीं देंगे। बट अगर किसी पेशेंट में ऑलरेडी मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गया, इसके कारण से हमें यूरिन आउटपुट डिक्रीज नहीं मिलेगा। यूरिन आउटपुट डिक्रीज होने से मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होने का चांस बढ़ता है। बट अगर एक बार टॉक्सिसिटी मिल गया, मतलब हो गया,
इसके कारण से हमें डिक्रीज आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। सो इसीलिए ओलिगोरिया इज़ नॉट ए साइन फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो अगर किसी पेशेंट में मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गया तब क्या करेंगे, तब हम एंटीडोट देंगे। सो मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी के लिए एंटीडोट क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल नहीं है तब हम कैल्शियम क्लोराइड भी दे सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। सी, अगर क्वेश्चन में सीवियर प्रीएक्लाम्शिया के बारे में पूछता है कि सीवियर प्रीएक्लाम्शिया पेशेंट आया है, तब प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, एडमिनिस्टर इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट। क्योंकि हमें पता है अगर किसी में सीवियर प्रीएक्लाम्शिया है उसको एक्लाम्शिया हो सकता है, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। बट अगर कोई एक्लाम्शिया लेके आपके पास आया है, इन दैट केस आपका फर्स्ट जो प्रायोरिटी है दैट इज एआरओए मैनेजमेंट। इसके बाद सेकेंड साइड ड्रिल्स ऊपर करेंगे बेड का। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ पीआईएच। सो पीआईएच होता क्यों है, क्योंकि प्लासेंटा में कुछ प्रॉब्लम है। सो इसीलिए टू प्रिवेंट पीआईएच देयर इज नो रोल ऑफ लो सॉल्ट डाइट, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, एंटीऑक्सीडेंट एंड फिश ऑयल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पेशेंट को लो सॉल्ट डाइट लेने के लिए नहीं बोलेंगे, या फिर एब्सोल्यूट बेड रेस्ट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, फ्रीक्वेंट बेड रेस्ट नेसेसरी है बट एब्सोल्यूट नहीं। देन एंटीऑक्सीडेंट एंड फिश ऑयल। बट अगर कोई हाई रिस्क फीमेल आ रहा है, जैसे कि किसी में ऑलरेडी डायबिटीज मेलाइटस है, अगर इस टाइप का कोई फीमेल आपके पास आ रहा है, सो सच पेशेंट के लिए पीआईएच प्रिवेंट के लिए हम लो डोज ऑफ एस्पिरिन दे सकते हैं। और कब देंगे, 12 वीक्स से स्टार्ट करेंगे एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लाम्शिया एंड एक्लाम्शिया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्टली DM थ्रू नर्सिंग IQ फेसबुक पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।